सऊदी अरब ने अचानक भारत से ऐसी गद्दारी की है जिसकी कीमत उसे आने वाले वक्त में चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐसे रक्षा समझौते पर साइन किए हैं जो भारत विरोधी हैं। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी अरब की घटती ताकत और बढ़ती अस्थिरता ने उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो सरासर भारत विरोधी है। मगर भारत ने भी सऊदी अरब पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत ने क्या कहा है वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए कि अच्छा खासा भारत के करीब आते आते सऊदी अरब ने ये क्या कांड कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब पिछले कुछ समय से भारत की बढ़ती ताकत और खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भारत की बढ़ती नजदीकियों से परेशान था। ऐसे में भारत से जो देश मुकाबला नहीं कर पाता उसका सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि वो पाकिस्तान के पास चला जाता है। माफी मांगो। अबे तुम्हारी औकात साले गाजर बेचने की नहीं तो माफी मांगने की बातें करो। माफी मांगो। अबे आ जाओ ना बॉर्डर। अगर एक बाप की औलाद हो, अगर अब्बू का असली नाम पता, आ जाओ बॉर्डर। तेरा हिसाब कर देंगे। परमानेंट 3 फुट नीचे जमीन के अंदर ऐसा लेटाएंगे कि कवर पे घास जब उगेगी पता नहीं। हमारे पास क्योंकि वो एटम बम है, वाहिद इस्लामिक कंट्री, तो हम पहुंच गए लेकर बम ले लो हम पहुंच गए। भाई एटम बम नहीं है मैडम, एटम बम आप कहती रहती हैं। एटम बम बहुत बड़ी चीज होती है, उसके नीचे भी बहुत कुछ है। इंडिया के खिलाफ हमने एटम बम नहीं चलाया, ठीक है ना, और जंग बंद हो गई थी 5 घंटों में। तो उनके पास क्या क्या कुछ था, कौन सा मिलिट्री हार्डवेयर है। एटम बम नहीं चलते होते। एटम बम जो है ना मैडम, वो दैट इज फॉर डिटरेंस पर्पसेस। एटम बम को नहीं निकाल। लेकिन सर न्यूक्लियर वेपन्स तो है ना, हम वही तो लेकर गए हैं सऊदी अरब के पास। वरना हमारे पास मतलब हम लोग जो सुबह शाम खुद पिट रहे हैं, हमें टीटीपी मार रही है, हमें बीएलए मार रही है, हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे। हम गए हैं जी, हम सऊदी अरेबिया को बचा लेंगे। तो हमने कुछ तो बताया होगा ना, न्यूक्लियर वेपन्स बताए होंगे ना। टीटीपी पे एटम बम मार दे मैडम आपके बकौल। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा मैडम? आप देखें, ये प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो मैं ये कह रही हूँ, आप इजराइल को की बात ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ भारत के ऊपर। सिक्योरिटी स्टडीज, आप सिक्योरिटी स्टडीज या स्ट्रेटेजिक स्टडीज की स्टूडेंट होती, यू वुड हैव कम टू नो दैट नेशंस डू नॉट टॉक। आपने हैव यू एवर हर्ड a sitting Pakistani prime minister or even the army chief or the senior military general talking the n word? No, they don't talk. ये दुनिया को हमारा बहुत अच्छे से पता है हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। The world knows us. आज तक अमेरिका को देख ले, हमारे वाले से कितने चीजें वहां पे रही हैं। तो they understand us very much. They understand us very carefully. आप फिक्र ना करें मैडम, हम दिफा करेंगे। ये पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है सऊदी अरब का दफा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर होली मॉस्क है, ठीक है। सऊदी अरब हमारा एक ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, ये पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश है, एंड आई अप्रिशिएट दिस। सो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो टॉप डाउन नहीं है, बॉटम अप है, ठीक है। तो अब सर वो तो राहिल शरीफ साहब भी गए थे सऊदी अरब, तो अक्सर हमें जो है इस किस्म की जॉब्स देता रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। राहिल शरीफ साहब भी तो सऊदी अरेबिया में ही थे ना, उनको वहीं पे तो नौकरी मिली थी यहाँ से रिटायरमेंट के बाद। तो वो तो कोई खास बात नहीं है। पाकिस्तान को तो अक्सर जिसे कहते हैं ना कि बुलाते रहते हैं और अपने काम के लिए रखते रहते हैं, लेकिन बहरहाल आप इजराइल को जो है वो नहीं काउंट कर रहे, ये अजीब बात है। लास्ट कमेंट आपका जी। दोबारा बोलिएगा मैडम, थोड़ी आवाज कम हो गई थी। मैं ये कह रही हूँ कि आप इजराइल को काउंट नहीं कर रहे। बाकी जहां तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया, तो सर वो तो राहिल शरीफ साहब भी गए थे, और वो तो अक्सर रिटायरमेंट के बाद और हाजिर सर्विस हमारे यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास खतरा है सऊदी अरेबिया को। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि आप इजराइल को जो है, इजराइल का आप नाम ही नहीं ले रहे, आप सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। मैडम मुझे एक बात बताएं, अगर तो सऊदी अरब, कभी इजराइल ने सऊदी अरब को हमका थ्रेटन किया? गिव मी वन सोर्स। नहीं तो सर, किया तो उसने किसी का भी नहीं है। अभी उसने पाकिस्तान, यही तो मैं बात करता हूँ। हैव यू बीन अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज? आपने सिक्योरिटी स्टडीज पढ़ी होती तो आप ऐसी बात ना करती। आप हर सवाल में न्यूक्लियर वेपन का सवाल लेके आती हैं, जबकि ये होता ही नहीं है भाई। दोस पीपल हु अंडरस्टैंड, ऐसे नहीं होती जंग। अभी लास्ट क्वेश्चन में न्यूक्लियर वेपन का जिक्र कहाँ था? मैं तो इजराइल का जिक्र कर रही हूँ। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब ने इतना बेवकूफी वाला फैसला कैसे ले लिया? कैसे सऊदी अरब पाकिस्तान के चंगुल में फंस गया?
दरअसल सऊदी अरब खाड़ी देशों में बढ़ती आपसी नफरत और भारत के ग्लोबल ऑयल मार्केट में बढ़ते प्रभाव से डर गया है। सबसे पहले आते हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट पर। क्या आप जानते हैं कि यूरोप को रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स बेचने के मामले में भारत सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ चुका है। कि यार अगर आपने सऊदी अरब पे हमला करा तो माना जाएगा कि वो पाकिस्तान पे हमला है, और अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला करा तो वो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है। हमारे पास क्योंकि वो एटम बम है, वाहिद इस्लामिक कंट्री, हम पहुंच गए लेकर बम ले लो, हम पहुंच गए। भाई एटम बम नहीं है मैडम, एटम बम आप कहती रहती हैं, एटम बम बहुत बड़ी चीज होती है, उसके नीचे भी बहुत कुछ है। क्योंकि कल कला अगर इंडिया और पाकिस्तान का मसला होता तो सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो क्या करे, किसका साथ दे, क्योंकि बहुत से सऊदी हैं। एक सऊदी एम्बेसडर ने कहा था कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमें भारत चाहता था कि हमें दुनिया में आइसोलेट करें, नहीं चाहता था आइसोलेट, उनकी पॉलिसी थी कि नहीं? सर हम आइसोलेट नहीं हो सकते सर, पॉसिबल ही नहीं, हमने इतना कर्जा उठा रखा है, हमें कौन छोड़ेगा सर? तो आधी दुनिया से पैसा पकड़ रखा है हमने, तो अगर भारत पूरी भी कोशिश करे तब भी लोग हमें नहीं भूलेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपने भाड़े की फौज लेकर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और सऊदी अरब से डिफेंस डील साइन कर ली है। इसका मतलब अब पाकिस्तानी फौज अपने देश को छोड़ डॉलर के लिए सऊदी अरब के लिए लड़ेगी अगर किसी देश ने उस पर हमला किया तो। जिसके बाद भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्चुअल अफेयर्स ने इस पर बयान जारी किया कि हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस डील के बारे में जानते हैं और हम इस डील बारे में और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। भारत से पहले ही यह बता दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और भविष्य में भारत फिर से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमला कर सकता है। इन सब के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, जो कतर के कैपिटल दोहा में हुए हमले के बाद चंद पैसों के लिए शहबाज शरीफ के साथ अरब इस्लामिक समिट में पहुंच गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अरब देशों को सिक्योरिटी देने से साफ इनकार कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा इतना खुश हो रहा है जैसे पाकिस्तान अपने नन न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया की तरह सऊदी अरब को बेच रहा है, क्योंकि इस डिफेंस पैक्ट के अनुसार अगर कल भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब की सरकार इसको अपने ऊपर हमला समझेगी। अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें पाकिस्तान को भी बुलाया गया, इसमें ईरान को भी बुलाया गया, और यहां बात हुई, इजिप्ट ने प्रस्ताव रखा, भाई ये यहूदियों ने जाके में ठोक दिया। फिर अब देखिए, इजराइल जब भी इनको ठोकता है ये क्या करते तो कुछ है नहीं, इजराइल से तो कोई भिड़ता नहीं, इजराइल से भिड़ने की औकात है नहीं, फिर ये आर करते हैं। आर मत, पीछे का आर है रोना, आगे का आर समझिए क्या है, पीछे का आर है रोना, आगे का आर समझिए आर से कौन सा शब्द आता है। तो ये वो करते, फिर कहते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह देखो यहूदियों ने आके ठोक दिया, अब हमें एक फोर्स बनाना चाहिए। 2015 में इन्होंने कॉन्सेप्ट फ्लोट किया था मुस्लिम नेटो, तो इजिप्ट ने परसों बोला भाई ऐसा मुस्लिम नेटो बनाएंगे। बोला मुस्लिम नेटो में क्या करना है? बोला इजिप्ट अपने 20,000 सिपाही देगा, एक 4 स्टार जनरल देगा, सब अपने अपने सिपाही दो, इजिप्ट में उसका हेडक्वार्टर बनाएंगे और ये नेटो मिलके हमारी पूरी रक्षा करेगा। और इसमें तैयब अर्दोगन भी बैठा था। तैयब अर्दोगन कह रहा कि भाई इजराइल को हम चोक करेंगे, इसके इकोनॉमिकली हम चोक करेंगे। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, पर हकीकत ये है सर, 57 मुल्कों में से किसी की औकात नहीं कि इजराइल से जाके डायरेक्ट भिड़े। और यही लोग थे, एक हफ्ता या 10 दिन पहले इन्होंने अरब लीग की मीटिंग बुलाई, वो भी कायरो में आई थी। सऊदियों ने और इजिप्ट ने एक रेड लाइन बोली थी अमेरिका को, अगर गाजा से लोगों को हटाए वो हमारी रेड लाइन होगी, तब हम किसी अकॉर्ड को नहीं मानेंगे। अब गाजा लगभग 80% खाली हो गया। और जब आप देखिए, कल की बात है, जब मार्को रूबियो गया आपका इजराइल में था, बेंजामिन नेतन्याहू के साइड में खड़ा था, उसने सबसे बड़ा असॉल्ट गाजा पे किया, 850 जगह उसने बॉम्बिंग की, सबसे बड़ा सफाई उसने गाजा की और उसे बोला अमेरिका तो मेरे साथ है। और जब मार्को रूबियो से पूछा आप क्या कर रहे हो, कह रहा यार हमें तो होस्टेज जिंदा चाहिए थे और हम टेररिज्म के खिलाफ है। और फिर वो उठ के कतर गया। तो यानी कि अमेरिका का पूरा पेट्रोनेज था, अमेरिका का विदेश मंत्री मेरे साथ बैठा, तब मैंने गाजा में जाके बमबारी की। अब इजरायलियों का डर इतना है, कतर के बाद सबको डर लग रहा कि यार कौन करे कौन ना करे। अब इनको मरने के लिए किराए के टट्टू चाहिए, अब इनको एक फुल फ्लेजेड प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जिसके पास पूरी व्यवस्था। और जब इशाक डार से पूछा गया क्या तुम्हारा इस्लामिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसके काम आएगा, बोला जी हाँ आ सकता है। पर इनको याद रखना चाहिए था यही गोली इसने खमीनी को दी थी, ईरान के जनरल से मिला था, उसे घड़ी पकड़ाई थी, उस घड़ी के कारण वो बेचारा मारा गया बाद में। तो ये इस्लामिक बॉम्ब अभी एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इसका कमांड एंड कंट्रोल है, मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से वो अभी फंक्शनल नहीं है। तो इन्होंने कहा जी अब हम आके ये करेंगे। तो अब यहाँ पाकिस्तान का इशाक डार कहता हाँ मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार्केट में है। फिर सऊदियों ने इनके साथ एक अलायंस कर लिया कि उनको डर लग रहा है यार कल को हमें ईरान ना ठोक दे, कल को हमें इजराइल ना ठोक दे, तो उन्होंने एक अलायंस कर दिया इनके साथ कि ठीक है जी अब पाकिस्तान हमारे लिए मरेगा, पाकिस्तान का सिपाही यहाँ मरेगा,